हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज कॉमर्स का हम लोग चैप्टर नंबर 11 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डायरेक्टिंग। काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो जल्दी से देखते हैं हमें कवर क्या क्या करना है। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, देन सुपरविजन के अंदर हमको पढ़ना है मीनिंग और फंक्शंस, और स्पैन ऑफ कंट्रोल इधर नहीं पढ़ना है। तो हमें सुपरविजन में पढ़ना है मीनिंग एंड फंक्शंस, देन मोटिवेशन में हमको पढ़ना है मीनिंग एंड मास्लोज की थ्योरी, और लीडरशिप में पढ़ना है हमको मीनिंग एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। फिर बात करनी है हमें कम्युनिकेशन के अंदर, कम्युनिकेशन में पढ़ना है हमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस, बैरियर्स एंड हाउ टू कम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इतना सारा टॉपिक हमें पूरा कंप्लीट करना है इस डायरेक्टिंग के चैप्टर में। तो बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो चलिए शुरू करते हैं। और डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है जल्दी से वो देख लेते हैं बेटा। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच इंश्योर्स दैट मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क effectively and efficiently for the attainment of desired objectives। effectively मतलब काम समय पर हो जाए, efficiently का मतलब होता है काम कम से कम पैसों में हो जाए। तो अगर कोई भी वर्कर्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करेंगे तो उससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरा हो जाएगा। इसी को डायरेक्टिंग बोलते हैं हम लोग। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? इट इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स एक्शन का मतलब क्या होता है भाई? आपके वहां मान लेते हैं बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं और आप उस कंपनी के ओनर हो या मैनेजर हो या किसी हायर अथॉरिटी पे आप काम करते हो। तो जब तक आप बताओगे नहीं कि क्या काम करना है, तब तक कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करेगा। तो भाई आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा एम्प्लॉइज को, सो दैट वो काम करना शुरू करें और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। दूसरा है इट इंप्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बेटा यहां पर कि अपनी जितनी भी क्षमता है, अपनी जितनी भी कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन करना एफिशिएंसी है। ठीक है ना? तो आप बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ सीनियर पीपल ऑफ एन एम्प्लॉय, बीइंग अ सीनियर एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, आपको उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर आपको ये कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना पड़ेगा सो दैट ही कैन अटेन द ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? इंप्रूव्स एफिशिएंसी का मतलब समझ में आया? वर्कर से बोला कि आपका पोटेंशियल ये है, आप अपने पोटेंशियल से पूरा काम करिए सो दैट यू कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड है इट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन। इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? मान लेते हैं हम एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बहुत सारे टास्क दिए गए हैं। तो अगर ये मैनेजर है या सीनियर पर्सन है, इसने टास्क दिया है इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो तीनों के टास्क को अगर हम क्लब नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकता है। तो आपस में भी इनके कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी जाकर प्रॉपर गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब हुआ इट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन। फिर आगे बढ़ते हैं, इट फैसिलिटेट्स चेंज। हम सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में एनवायरनमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। एनवायरनमेंट यहाँ पे रिलेटेड है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट से बात कर रहा हूँ। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। अगर जो भी अपने आप को अपडेट नहीं रखेगा, ठीक है ना, जो अडेप्ट नहीं कर पाएगा विद द चेंज, वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। सो योर एम्प्लॉइज एंड योर स्टाफ शुड बी डायनामिक। ठीक है? डायनामिक का मतलब क्या होता है भैया? डायनामिक का मतलब ये होता है कि जैसे ही लोग, जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके हिसाब से अपने आप को अडैप्ट कर लो और उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दो। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? बैलेंस तभी होगा जब सारे एम्प्लॉइज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशनल का अपना ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? हो सकता है मेरी सैलरी हाइक हो जाए, हमें बोनस मिल जाए, मेरे को कोई पोजीशन अच्छी मिल जाए, तभी बैलेंस होगा। अब भाई देखो, मैंने बोला मैं किसी एम्प्लॉय में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मुझे प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है, तो मैं लगा कभी काम करूंगा ही नहीं। या मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, मुझे बहुत अच्छा बोनस मिल रहा है, तो आई एम वर्किंग इफेक्टिवली, और जब मैं अच्छे से काम करूंगा, मैं अपना जब 100% दूंगा, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो अटेन होगा ही होगा। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर हमको पहला टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है सुपरविजन। सुपरविजन के अंदर केवल दो ही टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें। पहला है मीनिंग ऑफ सुपरविजन और दूसरा है फंक्शंस ऑफ अ सुपरवाइजर। केवल यही दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में 2020-21 के एग्जाम में। तो भाई सुपरविजन देखते हैं जल्दी से क्या होता है। सुपरविजन मींस डायरेक्ट एंड इमीडिएट गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर टास्क। भाई आपने देखा होगा ना कि जब भी आप क्लास में पढ़ रहे होते हो तो वहां पे एक सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर कौन होता है? जो आपको देखता है। इन्विजिलेटर। सुपरवाइजर क्या होता है? जो आपको देखता है कि आप काम कैसा कर रहे हो। ठीक है? तो इसी तरह फैक्ट्रीज में भी एक सुपरवाइजर रखा जाता है ताकि वो ये देखे कि बाकी इंप्लॉइज कैसा काम कर रहे हैं। या किसी भी कॉर्पोरेट में आपका जो बॉस होता है वो आपको चेक कर रहा होता है कि आप कैसा काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या केवल टाइम पास कर रहे हो। तो दैट इज सुपरविजन। मतलब दूसरों पर ध्यान रखना कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो फिर से पढ़ता हूं। इट मींस डायरेक्ट and immediate guidance and control of subordinates
इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर टास्क। अभी फंक्शन क्या होता है सुपरवाइजर के, बहुत आसान चीज है, ये कोई भी पढ़ लेगा। तो फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर क्या होता है? पहला, शेड्यूलिंग द वर्क। भाई लेबर्स को क्या क्या काम करने हैं या सबऑर्डिनेट्स को क्या क्या काम करना है, एक दिन पहले एडवांस में आप उसको शेड्यूल कर लो। दूसरा क्या है? इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। अगले दिन जैसे ही लेबर्स या वर्कर्स आपके फैक्ट्री में आते हैं, आप उनको ऑर्डर्स दो कि आज की डेट में हमको 20 यूनिट बनानी है, 25 यूनिट बनानी है, लाइकवाइज। थर्ड क्या होता है? मोटिवेटिंग वर्कर्स। मोटिवेटिंग वर्कर्स का मतलब क्या है? वर्कर्स को आपको मोटिवेट करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम करें। आप ऐसा भी कर सकते हो, परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस भी दे सकते हो। तो कई तरीके होते हैं मोटिवेशन के भी, मोटिवेशन आगे पढ़ने वाले हैं। तो मोटिवेटिंग वर्कर्स तीसरा है फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर। फोर्थ इज मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ऐसा ना हो कि जहां फैक्ट्री है वहां पर क्योटिक सिचुएशन हो जाए, कोई काम ही ना कर रहा हो, तो वहां पर सुपरवाइजर का ये काम होता है कि वहां पर प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करे वो। आगे बढ़ते हैं, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। अभी क्या हो सकता है ना, अगर 100 वर्कर्स हैं तो 100 वर्कर्स में हो सकता है कि 20 वर्कर बहुत मेहनत कर रहे हो, 20 बिल्कुल ना कर रहे हो और बाकी थोड़ा थोड़ा कर रहे हो। तो ईच एंड एवरी पर्सन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज टू बी मेजर्ड एंड देन जज्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इंश्योरिंग सेफ्टी। ऐसा ना हो कि फैक्ट्री में काम करते समय किसी को भी कोई भी नुकसान हो जाए, तो ये सुपरवाइजर का काम होता है कि वहां पर जो वर्किंग कंडीशन हो वो बिल्कुल कंड्यूसिव हो। ऑलराइट क्लास, तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था जो मैंने कंप्लीट किया। बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोटिवेशन। अभी मोटिवेशन क्या होता है भाई? वैसे आपको सब बच्चों को पता है मोटिवेशन क्या है लिटरल मीनिंग में, लेकिन देखते हैं कि हमें डेफिनेशन में क्या लिखना है। इट मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। आप किसी को स्टिमुलेट कर रहे हो, किसी को आप प्रोत्साहित कर रहे हो कि भाई जो आपको काम करना था वो करना शुरू कर दो। जैसे मैं बोलूं कि आपका बोर्ड्स आने वाले हैं फरवरी के मंथ में, तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। दैट इज मोटिवेशन फॉर यू। ऑलराइट, तो जल्दी से बढ़ते हैं इसका अगला टॉपिक। मोटिवेशन के अंदर हमें 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, एक मीनिंग एंड दूसरा मास्लोस थ्योरी। मास्लोस थ्योरी 100% पेपर में आएगी, 6 मार्क्स में। 6 मार्क्स में आएगी या किसी और मार्क्स में आएगी, बिना इसके पेपर बनेगा ही नहीं। एक बात और, जब मैं कई बार काउंसिल के पेपर में कॉपी चेक करने गया हूं तो बच्चों ने बहुत गड़बड़ी की है मास्लोस की थ्योरी में। मास्लोस की थ्योरी को इसी ऑर्डर में लिखना है। पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स है, देन सेफ्टी और सिक्योरिटी है, देन सोशल है, देन एस्टीम है, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि पहला फिजियोलॉजिकल लिख दिया, दूसरा सोशल लिख दिया, चौथा पांचवा कुछ अलग सा लिख दिया, तो वहां पर आपको नंबर काट के 0 मिल जाएंगे अगर आपने इस ऑर्डर में नहीं लिखा है तो। और बहुत सारे बच्चे होते हैं केवल डायग्राम बना के चले आएंगे तो सोचेंगे नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको एक्सप्लेन करना ही करना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है? फिजियोलॉजिकल को हम लोग बेसिक नीड्स ही बोलते हैं। भैया फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन ये मिल जाए तो आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाती हैं। दूसरा है बेटा सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी नीड्स ये है पहली फिजिकल सेफ्टी, कि कोई आपको हार्म ना पहुंचाए, कोई गुंडाबाजी ना हो, डकैती ना हो, राइट्स ना हो किसी पर्टिकुलर प्लेस में, तो उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल सेफ्टी। और दूसरा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब क्या है बेटा? कि आपके पास कुछ ना कुछ पैसे आते रहने चाहिए, कुछ ना कुछ रोजगार होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए एंड लाइकवाइज। तो 2 पार्ट में हमने कैटेगराइज किया है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स को। आगे बढ़ते हैं बेटा, थर्ड पार्ट है हमारा सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब क्या है? कि एवरी मैन इज अ सोशल एनिमल। तो उसको क्या ना चाहिए? प्यार चाहिए, लोगों का अफेक्शन चाहिए, लोगों का जिसको बोलते हैं हम लोग अटेंशन चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए कि उसका भी कोई है ख्याल रखने के लिए। अगर ये सारी चीजें मिलेंगी तो उसकी सोशल नीड्स भी अकम्प्लिश हो जाएगी। अगले पे बढ़ते हैं, दैट इज एस्टीम और ईगो नीड्स। एस्टीम मतलब क्या होता है भाई? मेरे में सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, उसे बोलते हैं मेरी पैसा नहीं चाहिए अब लाइफ में। अब क्या चाहिए? आपको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। पीपल शुड नो यू, पीपल शुड रिस्पेक्ट यू। तो वो अगर आपकी फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब आपकी एस्टीम नीड्स पूरी हो रही हैं। इसके बाद भी एक और चीज आती है, दैट इज फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब क्या होता है? भाई हम सब चीजों से ऊपर आ चुके हैं, मुझे जो जिंदगी में करना था वो मैंने कर लिया, ठीक है ना, अब कुछ और करने को बाकी नहीं है। दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप जो बनना चाह रहे थे वो बन चुके हैं, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑलराइट, क्लियर? ऑलराइट एवरीवन, तो जल्दी से नोट करेंगे यहां तक और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है लीडरशिप। और लीडरशिप को एक्सप्लेन करने के लिए आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल हो जाऊंगा। तो वैसे मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल व्यूज पे समझाना है क्योंकि लीडरशिप समझाना है आपको, प्लीज, ठीक है ना। तो लीडरशिप होता क्या है ये समझते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील। अपने सबऑर्डिनेट्स को इतनी अच्छी तरीके से आप रास्ता दिखाओ, मार्गदर्शन दो, ताकि वो पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे जील के साथ काम करना शुरू कर दे। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील।
ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है, मतलब मीनिंग ऑफ लीडरशिप है और क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर है। अब भाई पता है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर में जो आपकी बुक में पॉइंट्स दे रखे हैं वही लिख कर आइएगा। आप लोग बहुत अजीब अजीब से पॉइंट लिख कर आते हो पेपर में। मैंने कई बार कॉपी चेक की तो उसमें लिखा है कि गुड लीडर शुड बी फ्रेंडली, ठीक है ना, ही शुड हैव गुड, वो क्या था, ही शुड हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो अननेसेसरी पॉइंट्स मत लिख के आइएगा, आपके नंबर कट जाएंगे। भाई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं था, वो कम्युनिकेशन स्किल थी, इसके बारे में तुम बात करना चाह रहे थे पेपर में। खैर, पहला क्या है, साउंड फिजिक। आपका ना लीडर जो होना चाहिए वो रोज बीमार नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, उसके अंदर प्रॉपर स्टेमिना होना चाहिए, एंड्योरेंस होनी चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, खांसता ही नहीं रहना चाहिए हमेशा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, समझ आप रहे हो। लेकिन दूसरा क्या है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि वो लीडर आपका आईआईटी से पढ़ा है, आईआईएम से पढ़ा है या बीएचयू से पढ़ा हुआ है, ये मैटर नहीं करता है। वो मैटर ये करता है कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है तो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कैसा है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो वो इंटेलिजेंस की बात कर रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटेलिजेंस की बात कर रही है, डिग्रीज की बात नहीं हो रही है यहां पर। थर्ड है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है, आप दूसरों से काम करवाने के लिए पहले आपको खुद एक स्टैंडर्ड सेटअप करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा कि भाई मैं 17 घंटे काम कर सकता हूं, तभी मैं दूसरे से एक्सपेक्ट करूंगा कि वो 15 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, लीडर को ऑनेस्ट होना चाहिए। पता चला खुद ही करप्ट है तो उसके अंडर जितने भी इंप्लॉइज होंगे, सबऑर्डिनेट्स होंगे, उसकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करने वाले और उसके मार्गदर्शन पे तो बिल्कुल चलने वाले नहीं होंगे वो। आगे बढ़ते हैं, डिसिसिवनेस। डिसिसिवनेस का मतलब क्या होता है, ही शुड बी एबल टू टेक डिसीजंस। वो खुद डिसीजन ले सके, ऐसा नहीं कि दूसरों के डिसीजन कॉपी कर रहा हो, खुद की कैपेबिलिटी हो डिसीजन लेने की, ठीक है ना। सबको मनमोहन सिंह नहीं होना है, तो वो अच्छे लीडर नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज, ठीक है ना। तो फर्म इन हिज ओपिनियन, जो डिसीजन ले लिया उस पर फर्म है भाई साहब। और पहली बात तो डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन पर फर्म है, एंड आई विल प्रूव इट राइट। वो टाटा जी का एक डायलॉग है ना कि इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू टेक द डिसीजंस, टेक द राइट डिसीजन, इट इज नेसेसरी टू टेक डिसीजंस एंड प्रूव देम राइट। तो वैसा कुछ होना चाहिए आपके अंदर लीडरशिप। फिर क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको कनेक्ट करना है अपने क्लाइंट से, आपको कनेक्ट करना है मार्केट से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप बोल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। पुराने प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, बोल ही नहीं पा रहे, ठीक है ना, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज, मैं ये पॉलिटिकल वे में समझाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है तो आई एम सॉरी फॉर इट। आगे बढ़ते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो आप काम करवा रहे हो अपने सबऑर्डिनेट से, अगर वो गलत भी होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो, और अगर अच्छा भी होता है तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स का यहां पर जो मतलब है वो है टीम स्पिरिट। आपसे कितने लोग खुश हैं, आपको कितने लोग प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज आपकी सोशल स्किल्स। ऑलराइट, तो मैंने 8 पॉइंट लिखे, इसमें से कोई भी 6 प्रिपेयर कर लो, इनफ है आपके एग्जाम्स के लिए, और डेफिनेटली पेपर में ये मिलेगा ही मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया था फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर और क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, उसको इंटरचेंज कर देते हैं। ऐसा मत करना, ठीक है। जल्दी से नोट करो, पढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये नेक्स्ट टॉपिक काफी बड़ा टॉपिक है हमारा। कम्युनिकेशन के अंदर हमें पढ़ना है मीनिंग, स्टेप्स, ऑब्जेक्टिव्स, फिर इसके पढ़ने हैं बैरियर्स एंड ओवरकमिंग बैरियर्स। तो इसके बाद 2 टॉपिक और हैं जो पढ़ने हैं। मीनिंग क्या होती है कम्युनिकेशन की बेटा, इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हम किसी से बात कर रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रहे हैं और उससे भी कुछ सीख रहे हैं, उसकी भी बातों को कुछ समझ रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 2 वे होता है, मैं किसी से बात बताता जाऊं और वो सुने ही ना मेरी बात को, उसे कम्युनिकेशन नहीं बोलते, ठीक है ना। मैंने कुछ बोला और उसने कुछ फीडबैक दिया तो उसे बोलते हैं प्रॉपर कम्युनिकेशन। ऑलराइट, तो इसका कुछ स्टेप्स है, ये 100% पेपर में मिल जाएंगे आपको। काफी चैप्टर इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिहाज से। तो पहला है सेंडर, मतलब वो पर्सन जो कोई मैसेज भेजेगा। क्या भेजेगा वो मैसेज को वो इनकोड करेगा किसी दूसरी लैंग्वेज में या किसी कोड में, फिर वो किसी एक मेथड या किसी एक चैनल के यूज करते हुए उसको भेजेगा। वो मैसेज पहुंचेगा रिसीवर के पास और रिसीवर उसे डिकोड करेगा और रिसीवर फिर उसको सेंडर को फीडबैक देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजते हैं तो मान लेते हैं शुभम जगदीश किसी को मैसेज भेज रहे हैं, तो सेंडर होगा शुभम जगदीश। मैसेज जो मैंने टाइप किया इनकोड होता है, आपने सुना होगा व्हाट्सएप मैसेजेस आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, तो वो मैसेज किसी और लैंग्वेज में इनकोड किया गया। फिर मैंने चैनल यूज किया, मान लेते हैं व्हाट्सएप, फिर रिसीवर के पास वो पहुंचा, रिसीवर के मोबाइल में वो डिकोड हुआ और रिसीवर ने मुझको फीडबैक दे दिया। इस ऑर्डर में अगर कोई भी स्टेप चेंज कर दिया आपने तो नंबर 0 मिल जाएगा, याद रखना। इसी ऑर्डर में लिखोगे तो ही नंबर
मिलेंगे आपको। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं, बहुत आसान टॉपिक है भाई। कम्युनिकेशन इसलिए करते हैं हम लोग ताकि नए एम्प्लॉयज जो आ रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज भी हैं उनको एजुकेट कर सकें, उनको ट्रेनिंग दे सकें। और फिर क्या है, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए हमें कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये ऑब्जेक्टिव है। टू क्रिएट टीम वर्क, टू सिक्योर फीडबैक। टू सिक्योर फीडबैक मतलब क्या, अगर मैंने किसी को काम करने को दे दिया, वो मुझे फीडबैक दे ही नहीं पा रहा है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो वो फीडबैक मुझे क्यों देगा, फीडबैक कैसे देगा मुझको, वो कम्युनिकेशन के थ्रू फीडबैक देगा। नेक्स्ट इज टू इंप्लीमेंट डिसीजंस क्विकली। अगर मैं कम्युनिकेशन यूज ही ना करूं तो मैं काम ही नहीं करवा सकता। तो मुझे कोई डिसीजन लेना है तो कम्युनिकेशन इज द ओनली वे इन विच वी कैन टेक डिसीजंस। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, इसलिए बहुत इन डेप्थ मैंने इसको पढ़ाने की कोशिश नहीं की है। एक बार बुक से रीड कर लीजिएगा। अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आती किसी भी पॉइंट में तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, मेरे को डीएम करिए और मैं आपको वहां पर लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप। और एक जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पर। और एक क्लास तो बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। तो लास्ट टॉपिक है हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मतलब क्या, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रोकते हैं। पहला बैरियर क्या है, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है, नॉइज, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस। मान लेते हैं मैं किसी से कुछ कम्युनिकेशन कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ इतना शोर शराबा है या कोई एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से मेरा मैसेज प्रॉपर्ली दूसरे तक कन्वे नहीं हो पाया, तो ये पहला टाइप ऑफ बैरियर है। दूसरा है बेटा पर्सनल और साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल मतलब मैं कहना कुछ और चाहता था, अगले ने कुछ समझा, ठीक है ना। तो आउट ऑफ जजमेंटल या इमोशंस या सोशल वैल्यूज या सुपीरियर सबऑर्डिनेट इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से आपने मेरी बात प्रॉपर्ली समझी नहीं। तो मैं कहना कुछ और चाह रहा था, आपने समझा कुछ और, आपने उसको गलत तरीके से जज कर लिया। तो दैट इज अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर। थर्ड है सीमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। मतलब मेरे शब्द कुछ और कहना चाह रहे थे लेकिन उन शब्दों का मीनिंग कुछ आपने और समझा। तो सेम वर्ड्स में कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं सीमेंटिक या लैंग्वेज बैरियर। चौथा है स्टेटस। स्टेटस, मैं सुपीरियर हूं, मैं छोटों की बात सुनूंगा ही नहीं, मैं सबऑर्डिनेट्स की बात सुनूंगा ही नहीं। तो ये भी एक बैरियर टू कम्युनिकेशन है। आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि आपको अगर सुपीरियर से बात करनी है तो आपको लेयर्स में गुजरना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर वाले मैनेजर से, अपने ऊपर वाले मैनेजर से, फिर जाके आप कहीं आप डायरेक्टर्स वगैरह से बात कर सकते हैं। तो इतनी ज्यादा लेयर्स, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, तो ये भी एक तरह से बैरियर की तरह एक्ट करता है। सिक्स्थ है इनअटेंशन। आप जो बोल रहे हो अगले ने सुना ही नहीं, आपकी तरफ अटेंटिव ही नहीं था। जैसे आपको क्लासरूम में होते हो, टीचर्स बोले जा रहा है, आपने सुनना ही नहीं है, तो उसे बोलते हैं इनअटेंशन। इनअटेंशन भी होता है एक बैरियर टू कम्युनिकेशन। अगले पे बढ़ते हैं बेटा, प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन क्या मतलब है, मेरी बात पूरी खत्म हुई नहीं, आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया। वो वाला एक मीम नहीं चला था, क्या कहते हैं, जहाज से कूद गए, हाँ कूद गए, नहीं कूदना था, वही वाली बात। ऐसा कुछ एक मीम चल रही थी ना। तो प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब क्या, टीचर कहना कुछ और चाहता था या मैनेजर कुछ कहना चाहता था, उसकी बात खत्म हुई नहीं, आपने पहले ही समझ लिया कि वो क्या कहना चाहता है। तो इस तरह से भी ये पॉइंट एक ऐड करता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये सारे बैरियर्स को हम सही कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 इज वेल ड्राफ्टेड मैसेज। आपको मैसेज प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करना चाहिए विद कॉमास एंड फुल स्टॉप्स। वो वाला एक आपने एग्जांपल सुना, रोको मत जाने दो, तो अगर कॉमा लगा लो, रोको मत जाने दो इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग, रोको मत जाने दो विल गिव अनदर काइंड ऑफ मीनिंग। तो आपको जो मैसेज आप फ्लोट कर रहे हो वो वेल ड्राफ्टेड होना चाहिए। अगला है प्रॉपर लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हो तो शशि थरूर की इंग्लिश मत यूज करिए, ऐसा लैंग्वेज यूज करिए जो सबके लिए कॉमन हो, सबको समझ में आती है। नंबर 3 इज साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। कभी भी कोई भी किसी से भी जाके बात कर सकता हो। एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब क्या है, बहुत ही केयरफुली आप अगले की बात सुन रहे हो सो दैट वो जो कहना चाह रहा है वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। देन जेस्चर्स एंड टोन्स। अगर आप कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो जेस्चर्स का यूज करिए, अपने टोन्स को ऊपर नीचे करिए सो दैट जैसा आप कहना चाहते हैं वैसा ही अगले को समझ में आ जाए। देन फीडबैक। फीडबैक बहुत जरूरी है। आपने कुछ कह दिया, अगले ने कुछ बताया ही नहीं, तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसके प्रोसेस में। अगर आपने जो भी कम्युनिकेट कर दिया है, अगले से फीडबैक जरूर लो, उसको क्या समझ में आया है।
फिर ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या, अगर मैनेजर्स कभी भी कुछ भी बात कर रहे हो तो जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको फ्री हैंड होना चाहिए कि वो उस कम्युनिकेशन में भाग ले सके, जो उनके मन में आए अपनी क्वेरी अपने डाउट्स वहीं पर क्लियर कर सकें, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेटा ओपन डोर पॉलिसी। तो इतना ही है हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अगला चैप्टर होगा कंट्रोलिंग, जो बहुत ही जल्दी इसी वीक शायद मैं अपलोड भी कर दूंगा। तो यहां तक अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। दिस वॉज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। थैंक यू।